जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजीज, क्या है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, है ना। आपके पास पोल लगेंगे, सारे बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। यहां पर आप आ जाओ। टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। कहता है व्हाट इज इलनेस बिहेवियर प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय, बीमारी का जो व्यवहार का मुख्य रूप से क्या वर्णन है, क्या लक्षणों की पूरी अनुपस्थिति का होना इलनेस का कैरेक्टरिस्टिक, क्या भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और सामान्य स्वास्थ्य से विचलन इलनेस का कैरेक्टरिस्टिक है, क्या बीमारी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या चिकित्सा शब्दावली के संबंध में पूरा समझना, यानी क्या उसमें वो इलनेस है। तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर बताएं आप लोग। फिर से गई लाइट, बहुत बुरा लाइट है जी इधर का चल रहा है अभी। जो लोग दरभंगा में होंगे उनको फील हो रहा होगा आई थिंक, है ना। तो इमोशनल रिस्पॉन्स एंड डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ, है ना। जब किसी व्यक्ति को पूरी तरह से बीमार नहीं है वो, इलनेस उस वक्त हम बोलते हैं जब उसकी में इमोशनल कुछ रिस्पॉन्स आ जाए और डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ से थोड़ा डेविएट कर रहा बट इन नॉट अ कंप्लीट डिजीज। तो करेक्ट आंसर इज अ बी, है ना, करेक्ट आंसर इज अ बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन डज इलनेस बिहेवियर बिकम एबनॉर्मल, बीमारी व्यवहार कब असामान्य हो जाता है, यानी इलनेस बिहेवियर किस टाइम पे हम कह सकते हैं कि वो एबनॉर्मल हो जाता है। क्या जब व्हेन इट इज इन लाइन विथ अ मेडिकल एडवाइस, व्हेन इट इज अ डिसअप्रोप्रिएटेड टू द इलनेस एक्सपीरियंस, when it is a ignoring by the individuals, when it is a matched क्या कहते हैं societal normal, है ना, society's normal। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ए बी सी, which one of the following is a correct answer? दिख रहा है? हाँ, तो इसके जो करेक्ट आंसर्स है कि इलनेस बदल जाता है एबनॉर्मलिटी में व्हेन इट इज अ डिसप्रोप्रिएट टू द इलनेस एक्सपीरियंस, जब ये अनुभवित बीमारी के अनुपातिक हो जाता है। हिंदी है जो समझ लीजिए आप, बट इंग्लिश जब आप कह सकते हैं डिसप्रोपोर्शनेट टू द इलनेस एक्सपीरियंसेस, तब ये इलनेस जो है वो किससे बदल जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन में। तो दो का भी आंसर जो है वो दो ही होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। इलनेस बिहेवियर इन्वॉल्व, इलनेस बिहेवियर इन्वॉल्व किसमें होता है, कंप्लीट फिजिकल रेस्ट में, मॉनिटरिंग एंड इंटरप्शंस ऑफ अ सिस्टम में, या फिर इग्नोरिंग एनी बॉडीज चेंजेस, कीपिंग इमोशंस एंड हिडन्स, है ना। किसमें होगा भाई, इलनेस बिहेवियर इन्वॉल्व मॉनिटरिंग एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सिम्टम्स, बीमारी व्यवहार में शामिल होता है क्या, क्या शामिल होता है इसके अंदर में, लक्षणों का मॉनिटरिंग और व्याख्यान करना, किसी भी शारीरिक परिवर्तन को अनदेखी करना। करेक्ट आंसर जो है इसका भी आपका बी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का भी करेक्ट आंसर इज अ बी, ठीक है। चलो और जो क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद द इलनेस बिहेवियर, इन निम्नलिखित में से कौन है जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स के साथ साइकोलॉजिकल बिहेवियर रिस्पॉन्स जो कि इलनेस बिहेवियर के साथ एसोसिएट होता है ना। इनकार मतलब डिनाइल्स, उसको इनकार बोलते हैं। परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, नो इमोशन रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ द एनी फिजिकल, एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल सिम्टम्स, है ना। Which of the following is a psychological response associated with the illness behavior, है ना। इसमें से कौन है,
निम्नलिखित में से क्या बीमारी व्यवहार से संबंधित एक मानसिक प्रतिक्रिया है? जब कहने का मतलब यह है कि जब साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कर रहा है एसोसिएट विद इलनेस बिहेवियर, तो बेसिकली दिस द राइट आंसर इज अ डिनाई, है ना। जब कोई साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या कहते हैं कि वो इलनेस बिहेवियर में होता है, इल पर्सन होता है, तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिस इज अ नो, जस्ट दिस साइकोलॉजिकल इज सेइंग इज नो, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ए। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्राइब इलनेस बिहेवियर? इसमें से निम्नलिखित में से कौन से बिहेवियर है जो इलनेस को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल इंडिविजुअल्स, इट इज अ वेरिड बेस्ड ऑन द कल्चर फैक्टर्स, इट इज अ solely determined by the medical professional, it is a it remains unchanged over the time। कि इलनेस बिहेवियर को कौन सा स्टेटमेंट है जो अच्छी तरह से करता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है, अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशंस करता है, इनमें से कौन? विच वन इज फॉलोइंग इज अ करेक्ट? ठीक है, तो इलनेस बिहेवियर जो डिपेंड करता है वो इट्स वेरी बेस्ड ऑन द कल्चरल फैक्टर, कि आपके कल्चर एक्टिविटीज क्या, उसके आधार पे इसमें वेरिएशन देखने को मिला। तो इसलिए राइट आंसर इज अ बी, बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which phase of disease course follows as a definitive pattern but may vary from person to person, but may vary from person to person? रोग के प्रक्रिया का कौन कौन सा चरण निश्चित पैटर्न का पालन करता है, लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति विभिन्न हो जाता है हर आदमी में, है ना। तो क्या होगा? प्री पैथोजेनेसिस फेज, रिकवरी फेज, क्रॉनिक फेज एंड टर्मिनल फेज, है ना। विच फेज ऑफ द डिजीज, डिजीज के जो अलग अलग फेज होते हैं, है ना। Disease course of follows as a definitive pattern but may vary from person to person। ये पैटर्न हर बीमारी में रहेगा, लेकिन हर बीमार व्यक्ति में अलग अलग होगा। क्या प्री पैथोजेनेसिस फेज अलग अलग होगा, क्या रिकवरी फेज अलग अलग होगा हर व्यक्ति में, क्रॉनिक फेज अलग होगा, टर्मिनल फेज अलग होगा। Which is right? Correct answer is A. Pre-pathogenic phase is a different from person to person। Question number 7, disease is a defined as, डिजीज का को परिभाषित करें, डिजीज का डेफिनेशन क्या होता है? अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, अ कंडीशन वेयर बॉडीज फंक्शंस आर डिअरेंज्ड, अ स्टेट ऑफ मेंटल अनरेस्ट, है ना। ए स्टेट कह सकते हैं ना फिजिकल ट्रॉमा, है ना। तो इसमें से कौन सा स्टेट है? डिजीज का कौन सा डेफिनेशन है यहाँ पर इस 4 स्टेटमेंट में, कि यदि आप वो आपका समय, वो स्थिति जब आप सोशली डिसफंक्शन होते तो क्या अपने आप को बीमार डिजीज में घोषित कर दोगे? क्या आपका वो कंडीशन जहां पे आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो एकदम डीअरेंज हो जाएगा, हाँ, दिस करेक्ट आंसर इज अ बी, बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म इलनेस प्राइमरी रेफर टू, द टर्म्स इलनेस प्राइमरी रेफर टू, यानी इलनेस जो टर्म है वो किस चीज को बता, बीमारी शब्द का मुख्य रूप से क्या अर्थ है? तो द एब्सेंस ऑफ एजेस, द कोर्स ऑफ डिजीज, द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू डिजीज, द स्टेट ऑफ फिजिकल इंपेयरमेंट, है ना। व्यक्ति के रोग के प्रति प्रतिक्रिया, शारीरिक अक्षमता, रोग की प्रक्रिया, सुख की अभाव, ये इसमें से कौन कौन है ना। द टर्म इलनेस प्राइमरीली रेफर टू, द करेक्ट आंसर, ये जो इलनेस रेफर करता है वो किस चीज को? द इंडिविजुअल, यानी कोई व्यक्ति, रिस्पॉन्स टू अ डिजीज, जो डिजीज के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है, दैट इज इलनेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 9, which one or which of the following is an example of a biological agent that can cause a disease?
सनलाइट, लीड, बैक्टीरिया, स्मोक। बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो कुछ है ही नहीं। कौन है भाई? ए बी सी डी, ए बी सी डी में से कौन? चलो, हाँ, राइट आंसर इज सी, बैक्टीरिया ही है भाई, दूसरा बायोलॉजिकल एजेंट तो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द ससेप्टिबिलिटी टू द डिजीज, है ना? टेम्परेचर, जेनेटिक मेकअप, ऑक्सीजन लेवल एंड रेडियो एक्टिव। निम्नलिखित में से कौन से मेजबान, होस्ट को बोलते हैं मेजबान, यानी आपके घर पे जब मेहमान आता तो आप खिलाते पिलाते हो तो आप मेजबान कहलाते हो ना। तो बैक्टीरिया जब घुसेगा आपके शरीर में तो आपका शरीर का सेल क्या बन गया? होस्ट। बैक्टीरिया जहां घुस के खाना पीना खा रहा है वो होस्ट कहलाता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मेजबान के कारक बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता पर प्रभाव डालता है? क्या टेम्परेचर, जेनेटिक मेकअप, ऑक्सीजन लेवल एंड रेडियो एक्टिव। टेम्परेचर इज नॉट, बिकॉज टेम्परेचर डिपेंड करता है यहाँ क्या, बैक्टीरिया। यहाँ क्या होता है? फ्लोइंग होस्ट फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द ससेप्टिबिलिटी। होस्ट की फैक्टर की बात हो रही है तो जेनेटिक मेकअप, है ना, कि किस सेल की जेनेटिक मेकअप कैसा है। आप किसी मेहमान के यहाँ घर पे किसी के खाने तो हर जगह आपकी मेहमानी एक जैसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि कितने अच्छे घर में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने क्लोज रिलेशन में जा रहे हो, ये सब पे डिपेंड करता है। तो राइट आंसर इज बी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है which type of environment include a factor like air quality and a radiation level, है ना, कि किस प्रकार का पर्यावरण वायु गुणवत्ता और विकिरण स्तर जैसे कारणों को शामिल करता है? फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, है ना। आपका कौन सा एनवायरनमेंट है जिसमें कह सकते हैं एयर क्वालिटी एंड द रेडिएशन लेवल की बात किस एनवायरनमेंट में किया जाता है? फिजिकल एनवायरनमेंट में, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में, कल्चर एनवायरनमेंट में, किस में किया जाता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर्स? ए बी सी डी, इनमें से कौन होंगे सही? द राइट आंसर इज ए, फिजिकल एनवायरनमेंट। द राइट आंसर इज ए, फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, 12 नंबर में आ जाओ। Which of the following is the example of the chemical agent that can causes the disease? में से कौन सा है जो केमिकल एजेंट्स है और वो काउज कराते हैं बीमारी को? वायरस, एस्बेस्टोस, फंगस एंड पॉलन। वायरस, एस्बेस्टोस, फंगस एंड पॉलन से केमिकल एजेंट्स। एस्बेस्टोस, वायरस, फंगस एंड पॉलन, इसमें से कौन जो केमिकल है और वो काउज कराता है बीमारी को? वायरस कब से केमिकल हो गया जी? वायरस इज नॉट अ केमिकल, है ना, वो केमिकल टॉक्सिक सिक्रीट कर दे सकता है। यहां पर जो है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस क्या है? बेसिकली तुम कह सकते हो जो एस्बेस्टस बनता है वहां से डस्टिंग पार्टिकल्स निकलते हैं और वही दिस ऑल थिंग्स आर केमिकल सब्सटेंस में आता है ना। तो राइट आंसर इज बी। Which of the following host factor include the factor like age, gender and nutritional status, है ना। होस्ट फैक्टर में क्यों इंक्लूड करते हैं फैक्टर लाइक एज, जेंडर एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को? जेनेटिक मेकअप, सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस, लाइफस्टाइल चॉइस एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, है ना। ए बी सी, निम्नलिखित में कौन से मेजबान के कारक में उम्र, लिंग और पोषण स्थिति जैसे कारक शामिल है? क्या जेनेटिक मेकअप में एज, जीन एंड न्यूट्रिशन शामिल है? क्या या फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, लाइफस्टाइल में? डेमोग्राफिक, जनसंख्याई कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, व्हिच वन इज अ करेक्ट? जेनेटिक फैक्टर में एज आ सकता है, जेंडर आ सकता है, न्यूट्रिशन नहीं आ सकता। तो इज द राइट आंसर इज डी, डेमोग्राफिक फैक्टर, है ना, उस पे हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफिक फैक्टर इज द राइट। ये एक ऐसा होस्ट का फैक्टर है जिसके अंदर एज की बात भी की जाती है, जेंडर की बात भी की जाती है और न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात भी की जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 14,
which type of disease is primarily caused by the genetic factor or prenatal influence, है ना? communicable disease, congenital disease, allergic disease and cancer disease. कह रहा है कि which of the following is a primary caused by a genetical factor or a prenatal influence, यानी जेनेटिक कारण हो सकता है इसमें कौन सी बीमारी में, या फिर ऐसा कौन सी बीमारी है जिसमें जेनेटिक कारण हो सकता है, या फिर जन्म से पहले कोई एबनॉर्मलिटी हो, प्रीनेटल इन्फ्लुएंस, एंड चीजें देखने को मिला। कॉम्प्लिकेबल डिजीज में, कॉन्जेनाइटल डिजीज में, एलर्जिक डिजीज में और कैंसर्स में कौन सही होगा? ए, बी, सी। कॉन्जेनाइटल डिजीज, वेरी गुड। चलो 15 नंबर, which type of a non-communicable disease is characterized by the abnormal growth of a cell in the body? which type of non, इनमें से कौन नॉन कम्युनिकेबल टाइप ऑफ डिजीज है जो की विशेषताएं, जिसका खूबी by abnormal growth of the cell and the body, है ना? तो क्या ऑर्गेनिक और डिजेनरेटिव डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, एलर्जिक डिजीज और कैंसर्स, है ना? इसमें क्या रहता है, जिसका कह सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल है, फैलता नहीं है एक दूसरे से, और जिसका कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इन द बॉडी, और उस बीमारी का होने का रीजन है कि बॉडी के शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, जिसकी वजह से वो बीमारी होती है। तो राइट आंसर इज नॉट है, ये ऑर्गेनिक एंड डिजेनरेटिव डिजीज इज नॉट अ राइट आंसर। राइट आंसर कैंसर। कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है, एक दूसरे से फैलता नहीं है, ठीक है, और एक दूसरे से पहली बात फैलता भी नहीं है, और दूसरी चीज ये है क्या कि बेसिकली हाँ, ग्रोथ एंड सेल इन द बॉडी, एबनॉर्मल ग्रोथ, क्योंकि कैंसर के बारे में बोला जाता है कैंसर इज अ एबनॉर्मल ग्रोथ, कैंसर इज अ एबनॉर्मल ग्रोथ, क्योंकि कैंसर के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल सेल मल्टीप्लाई करने लगता है, ठीक है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा डी होगा, ठीक है। तो यहां तक कल के क्वेश्चन के मैंने 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमने करा दिया, और आपका क्या कहते हैं कि हाँ, जो आज के टेस्ट में कह सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट जो भी आप कह सकते हैं, इसका नाम दे सकते हो, उसमें आपने जो फर्स्ट पोजीशन अचीव किया लक्ष्मी कुमारी 7 करेक्ट करके, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। निशा कुमारी 6 करेक्ट करके 15 में, और नेहा कुमारी 5 करेक्ट किए।